क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास एनसीईआरटी 12 ज्योग्राफी भारत लोक और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 है, खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज संसाधन कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भारत में, उनके बारे में बिल्कुल मैप के थ्रू बताया गया है। और कौन कौन से ऊर्जा संसाधन होते हैं, जिसमें हम सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक, हम सब के बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 12 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर है, खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से खनिज भारत में पाए जाते हैं, उनके बारे में ये है। और ये जो टॉपिक है, ये केवल भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इसमें विश्व के खनिज और ऊर्जा संसाधनों के बारे में नहीं बताया गया, केवल भारत के खनिज और ऊर्जा संसाधनों का ही इसमें विवरण विस्तृत रूप से दिया गया है। तो इसको हमें बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। और ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं, जिस संसाधन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है, उसे हम ऊर्जा संसाधन के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। यहाँ लिखा है कि भारत अपनी विविधतापूर्ण भूगर्भिक संरचना के कारण विविध प्रकार के खनिजों संसाधनों से संपन्न है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत अपनी भूगर्भिक विविधता बहुत ज़्यादा है। भारत में अलग अलग तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। यही कारण है कि भारत में खनिज संसाधनों से जो है भारत बहुत संपन्न है और भारत में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि भारत में भूगर्भिक संरचना में विविधता पाई जाती है। भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज पूर्व पुराजीवी काल या प्रीपेलाइजोइक एज में जो है ये प्रकट हुए थे और मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत की आग्नेय और कायांतिक चट्टानों से संबंध है। मतलब भारत में जितने भी खनिज पाए जाते हैं वो आग्नेय और कायांतिक चट्टानों में ज़्यादा पाए जाते हैं, और वो मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। तो जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। उत्तर भारत के विशाल जलोढ़ मैदानी भूभाग आर्थिक उपयोग के खनिजों से विहीन है। मतलब यह हुआ कि जो भारत के उत्तर का मैदान है, जो गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, सतलज का मैदान है, वहाँ पर खनिज नहीं पाए जाते हैं। ये क्योंकि ये पूरा जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। तो भारत में सबसे अधिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत पाए जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है। आगे लिखा है, किसी भी देश के खनिज संसाधन औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधार प्रदान करते हैं। याद रखना, जो खनिज संसाधन होते हैं वो औद्योगिक विकास के लिए एक आधार देते हैं, तभी अलग अलग उद्योगों की स्थापना होती है। चाहे वो आपका तांबा उद्योग हो, लोहे का उद्योग हो, या फिर टीन का उद्योग हो, या फिर कोयले का उद्योग हो। तो जो भी उद्योग होता है उसके लिए खनिज संसाधन ही एक आधार देते हैं। और जिस देश में खनिज संसाधन ज़्यादा होते हैं वही देश औद्योगिक देश होता है, और वही देश ज़्यादा विकसित देश कहलाता है। इस अध्याय में हम जो है देश के विभिन्न प्रकार के खनिजों और ऊर्जा के संसाधनों की उपलब्धता के बारे में चर्चा हम लोग यहाँ विस्तार से करेंगे कि भारत में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और उनकी क्या उपलब्धता है। यहाँ लिखा है, एक खनिज निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों विशेषताओं के साथ कार्बनिक और अकार्बनिक जो है उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। तो याद रखना, जो खनिज होता है वो रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के आधार, विशेषताओं के आधार पर, और कार्बनिक और अकार्बनिक रूप से भी वो पाया जाता है। अब इसके बारे में हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि खनिजों के प्रकार। भारत में खनिजों के कितने प्रकार होते हैं ये हमें जानना है। तो रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिजों को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है। एक होता है धात्विक धातु और एक होता है अधात्विक खनिज। तो खनिजों को दो प्रकार से बांटते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। सामूहिक किया जा सकता है, जो कि निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत भी किया गया है। तो खनिज कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से बनाया गया है। तो लिखा है, पहले आप इसी चीज को क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। तो लिखा है कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ठीक है, तो धात्विक खनिज कौन कौन होते हैं, लौह और अलोह। जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है उसे हम लौह खनिज कहते हैं, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अलोह खनिज कहते हैं। और दोनों धात्विक खनिज होते हैं। अब लौह खनिज के उदाहरण कौन कौन से हैं, लोहा, मैग्नीज आदि। जबकि जो है अलोह में जो है तांबा, बॉक्साइड, ये सब क्या आते हैं, ये सब अलोह खनिज होते हैं। दूसरी तरफ जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा है धात्विक खनिज के साथ साथ अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ईंधन खनिज जैसे कोयला,
पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस। एक होता है अन्य अधात्विक खनिज में, जैसे माइका जिसे हम अभ्रक कहते हैं, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, ये सब क्या होते हैं? आधात्विक खनिज होते हैं। अब यही इसी चार्ट को अगर हम यहाँ पर डिटेल में अच्छे से देखेंगे तो हमें ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। आगे लिखा है, जैसा कि उपयुक्त आरेख से स्पष्ट है कि धातु के स्रोत धात्विक खनिज हैं, लौह अयस्क, तांबा, सोना, स्वर्ण। याद रखना, अब आपको यही याद रखना है कि धात्विक खनिज कौन कौन होते हैं। तो लोहा होता है, याद रखना, लोहे के कच्चे माल को लौह अयस्क कहते हैं, ये भी याद रखना। तांबा है, सोना है, ठीक है, आदि धातु उपलब्ध होते हैं और इन्हें धात्विक खनिज की श्रेणी में रखा गया है। धात्विक खनिजों को लौह और अलोह धात्विक श्रेणियों में बांटा गया, जैसा कि आपने अभी चार्ट में देखा था। लौह जो होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि लोहा है, वह सभी प्रकार के खनिज जिनमें लौह के अंश समाहित होते हैं उन्हें हम लौह अयस्क के लौह धात्विक खनिज होते हैं। जिसमें याद रखना लोहे के अंश पाए जाते हैं उन्हें हम लौह धात्विक खनिज कहेंगे, और जिन्हें लौह अंश नहीं होता है उन्हें हम अलौह धात्विक खनिज में जानते हैं, जैसे कि तांबा और बक्सर, जैसा वहाँ चार्ट में दिया गया था। तो जिसमें लोहे के तत्व पाए जाएंगे वो लौह धात्विक खनिज हो गए, और जिसमें लोहे के तत्व नहीं पाए जाएंगे जैसे तांबा में, बक्साइड में, उन्हें हम अलौह धात्विक खनिज के नाम से जानते हैं। तो ये सब बहुत बेसिक चीज होता है, और जब इसको हम एनसीईआरटी के माध्यम से समझते हैं तो हमसे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। यहाँ लिखा है, अधात्विक खनिज या तो कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन से। याद रखना, जिस खनिज की उत्पत्ति जीवाश्म ईंधन से होती है वो सब कार्बनिक खनिज होते हैं, जिन्हें हम खनिज ईंधन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कौन कौन आएगा? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब कार्बनिक खनिज होते हैं और ये सब जीवाश्म से बनते हैं। और ये सब किसके प्रकार हैं? धात्विक अधात्विक खनिज के प्रकार हैं। लिखा है जो है इन्हें धातु ईंधन मतलब खनिज ईंधन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे हमें ईंधन मिलता है, ऊर्जा मिलती है, या वह पृथ्वी में दबे प्राणी और पादप जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम आदि। तो कोयला, पेट्रोलियम क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है, इन्हें हम खनिज ईंधन भी कहते हैं, इन्हें हम कार्बनिक ईंधन भी कहते हैं, और इन्हें हम अधात्विक खनिज भी कहते हैं। तो याद रखना, इन सबके कई नाम हैं, इसलिए सबको नाम आपको अच्छे से याद करना, जिससे कि क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। और यही हमारा उद्देश्य भी है कि आपको एनसीईआरटी सही तरीके से बताई जाए, कि जिससे आपके क्वेश्चन दोबारा गलत ना हो और आपको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आगे लिखा है, अन्य प्रकार के अधात्विक खनिज अकार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे कि अभ्रक, चूना पत्थर और ग्रेफाइट। ये सब अकार्बनिक होते हैं, मतलब इनमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है। जैसे अभ्रक में, चूना पत्थर में, ग्रेफाइट में कार्बन की मात्रा नहीं होती है, इन्हें हम अधात्विक खनिज कहते हैं। आगे लिखा है, खनिजों की कुछ जो है निश्चित विशेषताएं होती हैं। तो खनिजों की निश्चित विशेषताएं क्या क्या होती हैं? यह क्षेत्र में असमान रूप से वितरित होते हैं। असमान मतलब कि कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम होते हैं। खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है। किसी खनिज में गुणवत्ता अलग होती है तो मात्रा कम होती है, कहीं मात्रा ज़्यादा होती है, गुणवत्ता कम होती है। अर्थात खनिज जो है अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसा होता भी है। तीसरी विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता यह है कि ये सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनने में लंबा समय लगता है और आवश्यकता के समय इनका तुरंत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता है। मतलब यह हुआ कि जो जीवाश्म खनिज हैं वो एक समय में क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनका हम पुनर्भरण भी नहीं कर सकते हैं। अतः इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए और इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो याद रखना, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो है खनिज हैं, इन सबको हम दोबारा उपयोग मतलब प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इनका उपयोग हमें सतत प्रक्रिया के द्वारा करना चाहिए। आगे लिखा है, भारत में खनिजों का वितरण। तो हमने आपको मैप पे दिखा दिया। अब लिखा है, भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं। जैसा आप यहाँ पर मैप पे देखा, तो भारत सबसे अधिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में, क्योंकि पठार सबसे पुराने होते हैं और यहीं पे खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं। कोयले का लगभग 97% भाग दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। तो भारत में 97% कोयला कहाँ पाया जाता है? दामोदर घाटी में, सोन घाटी में, महानदी घाटी में और गोदावरी की घाटी में पाया जाता है। अब ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाएगा तो आपको ऐसे ही आंसर देना पड़ेगा पढ़ के अच्छे से। इसे इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईएएस में क्वेश्चन, पीसीएस में ऐसे ही पूछे जाने लगे हैं।
पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार असम, गुजरात और मुंबई हाई अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये किसके क्षेत्र हैं? ये सब पेट्रोलियम के क्षेत्र हैं। नए आरक्षित क्षेत्र कृष्णा गोदावरी जो केजी बेसिन है तथा कावेरी बेसिनों में भी पाए जाते हैं पेट्रोलियम के भंडार। अधिकांश प्रमुख खनिज मंगलोर से कानपुर को जोड़ने वाली जो है काल्पित रेखा से पूर्व में पाए जाते हैं। भारत की प्रमुख खनिज पट्टियां जो हैं, तो भारत में प्रमुख खनिज पट्टियां कौन कौन सी हैं? तो यहाँ लिखा भी है, आगे लिखा है जो है भारत में खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पट्टियों में जो है ज़्यादा संकेंद्रित हैं। तो कौन कौन से हैं? कुछ कदाचित भंडार या तथा एकांकी खंडों में भी पाए जाते हैं। ये पट्टियाँ कौन कौन सी हैं? तो याद रखना, भारत में खनिज की 3 पट्टियाँ कौन कौन सी हैं जहाँ जहाँ ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, तो वो हमें जानना है। तो यहाँ पहला जो पट्टी है आप देख सकते हैं उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो जो आपका उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र है जिसमें हम छोटानागपुर के पठार को रखते हैं, उड़ीसा के पठार को रखते हैं, पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ भाग को रखते हैं। ये सबसे बड़ा जो है भारत में खनिजों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग इस क्षेत्र में क्यों अवस्थित हैं? याद रखना, जो ये लौह और इस्पात उद्योग हैं, चाहे आपका जमशेदपुर हो, रानीगंज हो, बर्नपुर हो, बोकारो हो, ये सब इसी छोटानागपुर और उड़ीसा के क्षेत्र में ही, छत्तीसगढ़ में क्षेत्र में क्यों ज़्यादा पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ खनिज पाए जाते हैं। तो जहाँ खनिज पाए जाएंगे वहीं पर उद्योग लगाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं जैसे कि लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट और अभ्रक। तो याद रखना, उत्तर पूर्व जो पठारी क्षेत्र है आपका, जो छोटानागपुर का झारखंड है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर ये सारे खनिज पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लौह इस्पात उद्योग के बहुत सारे उद्योग यहाँ पर क्या किए गए हैं? स्थापित कर दिए गए हैं। ठीक है, लिखा है उन विशिष्ट प्रदेशों का पता करें जहां इन खनिजों का दोहन हो रहा है। ध्यान रखना, खनिज उत्पादन के क्षेत्र तो अलग हैं, लेकिन दोहन मतलब होता है उपयोग करने क्षेत्र कौन है? तो उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो आपका महाराष्ट्र में, गोवा में, गुजरात में, राजस्थान में, दिल्ली में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा, जहाँ पे जो है ज़्यादा इंडस्ट्री हैं, ज़्यादा उद्योग हैं, वहाँ पर इनका दोहन होता है। दूसरा सबसे बड़ी पट्टी कौन है? दक्षिण पश्चिमी जो है आपका पठार प्रदेश। तो दक्षिणी पश्चिमी पठार प्रदेश कौन होगा? यहाँ पे मैप पे समझ सकते हैं, या दक्षिण भारत का मैप है, ये दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे? यहाँ लिखा है कर्नाटक है, गोवा है और तमिलनाडु के उच्च क्षेत्र हैं। तो ये पूरा क्षेत्र किस में आ जाएगा? दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश में आ जाएगा। ठीक है, तो लिखा है यह पट्टी कर्नाटक, गोवा और जो है ये सस्पर्शी तमिलनाडु उच्च भूमि और केरल तक विस्तृत है। ठीक है, यह पट्टी लौह धातुओं और बॉक्साइट से समृद्ध है, मतलब यहाँ भी बहुत ज़्यादा लोहा पाया जाता है। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लोहे का उत्पादन होता है, ये भी आपको याद रखना। अभी इसके क्षेत्रों की चर्चा हम आगे मैप पे करेंगे। आगे लिखा है इसमें उच्च कोटि का लौह अयस्क, मैग्नीज तथा चूना पत्थर भी पाया जाता है। नवेली लिग्नाइट को छोड़ करके इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का अभाव है। इसका मतलब ये हुआ कि नवेली एक जगह पे है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में जो नवेली है वहाँ पे लिग्नाइट पाया जाता है। और लिग्नाइट क्या है? ये कोयले का प्रकार होता है, ये केवल तमिलनाडु में ही पाया जाता है, बाकी तमिलनाडु में और कोयला का कोई क्षेत्र नहीं पाया जाता है। केवल कोयला याद रखना केवल नवेली में पाया जाता है, वो भी लिग्नाइट है, ये तमिलनाडु पाया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है। आगे लिखा है इस पट्टी के खनिज निक्षेप उत्तर पूर्वी पट्टी की भांति विविधतापूर्ण नहीं है। केरल में मोनाजाइट और थोरियम और बॉक्साइट किले के निक्षेप हैं। गोवा में लौह अयस्क निक्षेप पाए जाते हैं। याद रखना, जो आपका केरल है, केरल में मोनाजाइट बालू पाई जाती है और उसमें थोरियम पाया जाता है। तो थोरियम के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और गोवा में क्या पाया जाता है? लौह अयस्क। और कर्नाटक में भी लौह अयस्क पाया जाता है। और कर्नाटक की सीमा किससे लगती है? तो गोवा से लगती है। तो यहाँ पे लोग जो है लोहा का क्षेत्र है। अगला है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। तो उत्तर पश्चिमी प्रदेश में कौन आ जाएगा? राजस्थान का अरावली और गुजरात के कुछ भाग आ जाएंगे, जिससे भी मैप बनाते हैं तो ये वाला पूरा क्षेत्र उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो गया। और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है ये भी हमारा यहाँ खनिज के संसाधन के क्षेत्र है। तो भारत में खनिज संसाधन के 3 क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी ये हो गया, दक्षिण पश्चिमी ये हो गया और उत्तर पूर्वी ये हो गया। यही 3 क्षेत्र हैं भारत में खनिज के पट्टी के क्षेत्र हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। ये 3 क्षेत्रों को के ध्यान में रख करके ही हमें पढ़ना है। तो अब हम किसकी बात करेंगे? तो हम बात करेंगे उत्तर पश्चिमी प्रदेश की, जो राजस्थान में अरावली और गुजरात के संदर्भ में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो लिखा है यह पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है
और यहाँ के खनिज धारवाड़ क्रम की शैलों से संबंध है। तो याद रखना धारवाड़ क्रम चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, तो ये अरावली में पाई जाती हैं और इन्हीं में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। तांबा, जिंक आदि प्रमुख खनिज हैं। राजस्थान बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम जैसे भवन निर्माण के पत्थरों में से समृद्ध है। कौन? राजस्थान है। और यहाँ जो है मुल्तानी मिट्टी के भी विस्तृत निक्षेप पाए जाते हैं और डोलोमाइट और चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। तो याद रखना चूना पत्थर से और डोलोमाइट से क्या बनता है? सीमेंट बनता है और इसी क्षेत्र में सीमेंट का उत्पादन भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। गुजरात अपने पेट्रोलियम निक्षेपों के लिए जाना जाता है। तो गुजरात में पेट्रोलियम का उत्पादन ज़्यादा होता है और राजस्थान में भी पेट्रोलियम का उत्पादन अब सबसे ज़्यादा होता है, ये भी याद रखना। तो भारत सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादन वर्तमान में राजस्थान में होता है। आप जानते होंगे कि गुजरात व राजस्थान दोनों में नमक के समृद्ध स्रोत भी हैं। तो नमक उत्पादन में भी राजस्थान और गुजरात नंबर 1 पर हैं। ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा कब और क्यों दांडी मार्च आयोजित किया गया था? तो महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च कब आयोजित किया था? तो 12 मार्च 1930 को आयोजित किया था, साबरमती से दांडी तक। और दांडी पहुंच करके इन्होंने समुद्र किनारे नमक उठाया था, क्योंकि नमक जो है हर आदमी से जुड़ा हुआ है और उन्होंने नमक कानून तोड़ने का जो है ये उल्लंघन किया था। लिखा है हिमालयी पट्टी एक अन्य खनिज पट्टी है। तो जो हिमालय क्षेत्र है भारत का, वो भी जो है एक क्या है? एक खनिज की पट्टी है, जहां तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट और जो है रंगनत पाए जाते हैं, मतलब कीमती पत्थर पाए जाते हैं। ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में पाए जाते हैं। असम घाटी में खनिज तेलों के निक्षेप हैं। तो याद रखना असम में भी खनिज तेल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त खनिज तेल संसाधन मुंबई के निकट अब तटीय क्षेत्रों मुंबई हाई में भी पाया जाता है। आगे पृष्ठों में आप कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के स्थानिक प्रारूपों को हम लोग देखेंगे। तो कौन से खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अब उनकी हम चर्चा एक एक करके करेंगे। लिखा है पहला लौह खनिज। हम सबसे पहले लौह खनिज की बात करेंगे। लोहा कहाँ कहाँ भारत में पाया जाता है, उसको मैप के थ्रू भी हम इसको याद करेंगे। तो लिखा है लौह अयस्क जो है मैग्नीज और क्रोमाइट आदि जैसे खनिज, लौह खनिज धातु आधारित उद्योगों के विकास के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। तो याद रखना ये जो लौह अयस्क है, मैग्नीज मिलाकर क्रोमाइट मिला करके जो हम इस्पात तैयार करते हैं, वो हर उद्योग के लिए क्या होता है? आधार होता है। लौह खनिजों के संचय और उत्पादन दोनों में ही हमारे देश की स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो हमारे यहाँ उत्पादन में भी और भंडार में हम दोनों मामले में काफ़ी, लोहे के मामले में काफ़ी अच्छे हैं। लिखा है लौह अयस्क। याद रखना लोहे के कच्चे माल को लौह अयस्क कहते हैं, ये बात याद रखना। तो लिखा है भारत में लौह अयस्क प्रचुर संसाधन है। यहाँ एशिया के विशालतम लौह अयस्क जो है आरक्षित हैं। हमारे देश में इस अयस्क के 2 प्रमुख प्रकार हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये किसके प्रकार हैं? लौह अयस्क के प्रकार हैं। इसकी सर्वोच्च गुणवत्ता के कारण इसकी विश्व भर में भारी मांग है। लौह अयस्क की खानें देश के उत्तर पूर्वी पठार प्रदेश में कोयला क्षेत्र के निकट स्थित हैं, जो इसके लिए लाभप्रद हैं। तो कौन कौन से खनिज के खाने हैं लोहे की, उनको अभी हम मैप के थ्रू जब देखेंगे तो हमें और अच्छे से याद हो जाएगा। आगे लिखा है लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में स्थित हैं। तो भारत में लोहे का जो आरक्षित भंडार है, उस मामले में 95% भंडार कितने राज्यों में है? उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, गोवा में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में स्थित है। उड़ीसा में लौह अयस्क कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, याद रखना, यही आपको याद रखना है कि उड़ीसा में लोहे के कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो उड़ीसा में या किसी अन्य राज्य में लोहे के क्षेत्र कौन कौन से हैं, आजकल यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। याद रखना उड़ीसा में लोह के क्षेत्र कौन कौन से हैं? सुंदरगढ़ है, मयूरभंज है, झारखंड स्थित जो है पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। यहाँ की महत्वपूर्ण खाने कौन हैं? तो गुरुम ही सानी। तो गुरुम ही सानी किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए है। सुलाई एपत, बादाम पहाड़, ये सब मयूरभंज, ये सब किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सब याद रखना उड़ीसा में है और सब लोहे के लिए खाने हैं। जो इसका नाम है किरुबुरु, ये केझू झार और बुनाई सुंदरगढ़, ये सब जो है लोहे के खाने कहाँ हैं? उड़ीसा में हैं, ये आपको याद रखना है। झारखंड की बात करें तो झारखंड की ऐसे ही पहाड़ी श्रृंखलाओं में कुछ सबसे पुराने लौह अयस्क की खाने हैं तथा अधिकतर लौह और इस्पात संयंत्र इसके आसपास स्थित हैं। तो याद रखना झारखंड में कौन कौन से हैं? नोआ,
मंडी, ये सबसे बड़ी लोहे की खानों में से एक है, प्रसिद्ध खान है। और गोवा जैसी अधिकतर महत्वपूर्ण खानें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित हैं। तो सिंहभूम जिला कहाँ पर है? ये झारखंड में है। यह पट्टी और आगे दुर्ग, दंतेवाड़ा और बैलाडीला तक विस्तृत है। तो याद रखना, दुर्ग, दंतेवाड़ा और बैलाडीला ये सब पहाड़ियाँ हैं। याद रखना, सब लोहे की खानें हैं। और याद रखना, जो बैलाडीला की लोहे की खान है ये एशिया की सबसे आधुनिक खान है। ये झारखंड में छत्तीसगढ़ में है। और बैलाडीला की जो खान है ये आधुनिक खान के साथ साथ यहाँ का जो लोहा निकलता है वो जापान जैसे देशों को निर्यात किया जाता है। ठीक है। डल्ली तथा दुर्गपुर में राजहरा की खदानें देश के लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खानें हैं। ये भी कहाँ है? तो ये भी सब याद रखना, छत्तीसगढ़ में है। कर्नाटक में लौह अयस्क के निक्षेप बल्लारी जिले के जो है संदूर होसपेटे क्षेत्र में तथा चिकमंगलूर जिले के बाबा बुदन की पहाड़ियों और कुद्रेमुख और शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुरु जिले के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। सब कौन से क्षेत्र हैं? कर्नाटक के हैं। अभी हम मैप पे देखेंगे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिले में, जबकि तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल जिले और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, कडप्पा और अनंतपुर जिले में, और तमिलनाडु के जो सेलम और नीलगिरी जिले में लौह अयस्क खनन के प्रदेश स्थित हैं। ठीक है। तो हर क्षेत्र के बारे में यहाँ बता दिया गया है। इसको याद करना मैप के थ्रू बहुत जरूरी है। अभी मैप के थ्रू इसको बता देते हैं। गोवा भी लौह अयस्क के महत्वपूर्ण उत्पादक के रूप में उभरा हुआ है। तो लोहे के कौन कौन से क्षेत्र हैं, पहले हम इसको मैप पे देख लेते हैं। यहाँ मैप बना हुआ है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं लिखा है धात्विक खनिज और लौह धातु। तो लोहा कहाँ कहाँ भारत में पाया जाता है, सबके नाम यहाँ पर लिख दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए सुंदरगढ़ आपका उड़ीसा में है। कुद्रेझुर या पारादीप से जो है ये निर्यात किया जाता है, ये बंदरगाह है। मयूरभंज, ठीक है, यहाँ बैलाडीला है, चंद्रपुर महाराष्ट्र का है, भंडारा महाराष्ट्र का है, नागपुर, बाला जो है घाट ये आपका क्षेत्र है, बल्लारी यहाँ पर, तुमकुरु, चिकमंगलूर, ठीक है, कुद्रेमुख, शिमोगा, यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ी, ये सब पूरा क्षेत्र। इसके अलावा रत्नागिरी, चित्रदुर्ग, मर्मगोवा, ये सब जो है क्षेत्र किसके लिए हैं? ये सब लोहे के उत्पादन के क्षेत्र हैं और इन्हीं के बारे में वहाँ पे डिटेल में आपको बता दिया गया है। तो मैप के थ्रू जब हम पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें क्या हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। लेकिन आप देखेंगे इस मैप के थ्रू तो भारत का ये पूरा क्षेत्र लौह अयस्क के मामले में बिल्कुल जीरो है, यहाँ सब लोहा नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ लोहा जो पाया जाता है इसका ये लोग यहाँ उत्पादन होता है, जबकि इनका उपयोग इन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। ठीक है। दूसरा एक खनिज है आपका मैग्नीज। मैग्नीज जो है लोहे के साथ मिला करके हम इस्पात तैयार करते हैं। ठीक है। तो लिखा है लौह अयस्क के प्रगलन के लिए, प्रगलन मतलब होता है मिलावट, जब उसको बनाया जाता है इस्पात में तो मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और इसका उपयोग लौह मिश्र धातु विनिर्माण में भी किया जाता है। मैग्नीज जो है याद रखना मिश्र धातु में करते हैं। ठीक है। मैग्नीज निक्षेप लगभग सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाया जाता है, हालांकि मुख्य रूप से यह धारवाड़ क्रम से संबंधित है। तो धारवाड़ क्रम चट्टानों में ये ज्यादा पाया जाता है। कौन? मैग्नीज भी पाया जाता है, लोहा भी यहाँ पाया जाता है। ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये यहाँ पे लिखा भी है। तो लिखा है उड़ीसा मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है। उड़ीसा की मुख्य खदानें जो है भारत की लौह अयस्क पट्टी के मध्य भाग में, विशेष रूप से बुनाई, केद्रुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट और कालाहांडी और बोलन गिर स्थित हैं। ये सब याद रखना, ये सब मैग्नीज के उत्पादन के लिए हैं और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। कर्नाटक के एक अन्य प्रमुख उत्पादक है तथा यहाँ की खदानें धारवाड़, बल्लारी, बेलगावी, उत्तरी कनारा, चिकमंगलुरु, शिमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुरु स्थित हैं। ये सब कहाँ की खदानें हैं? ये सब हैं कर्नाटक की और ये सब जो है किसके लिए है? मैग्नीज उत्पादन के साथ साथ लोहे के लिए भी हैं। ठीक है। महाराष्ट्र में भी मैग्नीज का एक उत्पादक केंद्र है। यहाँ की मैग्नीज खान नागपुर में, भंडारा रत्नागिरी जिले में है, जो अभी आपने मैप पे देखा। इन खदानों के अभाव ये हैं, मतलब अलाभ ये हैं कि इस्पात संयंत्रों से दूर स्थित हैं। मतलब इन खदानों से तो लोहा और इस्पात तो निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ ये जो है याद रखना जो इस्पात संयंत्र हैं, जो आपके स्टील प्लांट है, उनसे बहुत दूर हैं, इसलिए वो लाभ ज़्यादा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। मध्य प्रदेश में मैग्नीज की पट्टी बालाघाट याद रखना बहुत फेमस है मैग्नीज के लिए और तांबा के लिए भी है। छिंदवाड़ा, निमाड़, मांडला और
झाबुआ जिले का एक तक विस्तृत है। कौन? तो ये सब याद रखना, ये मैंगनीज के लिए है। तेलंगाना, गोवा, झारखंड मैंगनीज के अन्य गौण उत्पादक है, मतलब यहाँ उत्पादन कम होता है। अब बात करेंगे हम लोग अलोक खनिज की। तो अलोक खनिज को बॉक्साइट को छोड़कर अन्य सभी अलोक खनिजों के संबंध में भारत की स्थिति जो है निम्न है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉक्साइट। और बॉक्साइट एक कच्चा माल है और इससे एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है, और एल्यूमिनियम का उपयोग हवाई जहाज में, गाड़ियों के पुर्जों में, बॉडी में बनाने में, रेलवे में किया जाता है। तो याद रखना, और इसके उत्पादन के लिए विद्युत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी होती है। लिखा है बॉक्साइट एक अयस्क है। अयस्क मतलब कच्चा माल है। इसका प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। बॉक्साइट मुख्यतः टर्सरी निक्षेपों में पाया जाता है और जो है लेटराइट चट्टानों से संबंध होता है। यह विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों अथवा पर्वत श्रेणियों के साथ साथ देश के तटीय भागों में भी पाया जाता है। तो पर्वतों में भी पाया जाता है, पठारों में और तटीय क्षेत्रों में ही बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है। लिखा है उड़ीसा। उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये बात याद रखना, ठीक है, कि उड़ीसा जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ की सबसे प्रमुख खान का नाम क्या है? कालाहांडी और संभलपुर। तो कालाहांडी, संभलपुर याद रखना, ये बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन आप जाके देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। दो अन्य क्षेत्र जो अपने उत्पादन को बढ़ा रहे हैं वो है आपका बोलनगिर तथा कोरापुट। तो बोलनगिर और कोरापुट भी याद रखना, ये उड़ीसा में है। यहाँ भी मैंगनीज, ये बॉक्साइट का उत्पादन होता है। झारखंड में लोहार डांगा जिले के पेंटलैंडस में इसके समृद्ध निक्षेप है। निक्षेप मतलब होता है भंडार है। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र अन्य प्रमुख जो है उत्पादक राज्य हैं। गुजरात के भावनगर और जामनगर में इसके प्रमुख निक्षेप हैं और छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट निक्षेप अमरकंटक के पठार में पाए जाते हैं। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है। जबकि मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर और बालाघाट में बॉक्साइट के महत्वपूर्ण निक्षेप है, मतलब भंडार हैं। और महाराष्ट्र में कोलाबा, ठाणे, रत्नागिरी जो है आपका, सतारा, पुणे और कोल्हापुर महत्वपूर्ण उत्पादक हैं किसके? बॉक्साइट के। और कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा बॉक्साइट के गौण उत्पादक क्षेत्र हैं। तो बॉक्साइट कहाँ कहाँ ज़्यादा पाया जाता है इसको बता दिया गया है। ठीक है। अब हम लोग जो है बॉक्साइट के क्षेत्र को देख लेते हैं। बॉक्साइट ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो बॉक्साइट का ये सिंबल दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये मैकाल पहाड़ी है, ये आपका अमरकंटक है, ये आपका देख सकते हैं जैसे आपका कोरापुट है, कटनी है। ये सब पूरा क्षेत्र किसके लिए है? ये बॉक्साइट के लिए है। याद रखना, इस मैप पे बताया गया है। जबकि तांबे के उत्पादन प्रमुख क्षेत्र कौन है? तो आप देख सकते हैं तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? राजस्थान के क्षेत्र में, खेतड़ी में, अलवर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में और कुछ हजारीबाग और सिंहभूम में भी होता है आपका झारखंड में। और याद रखना मध्य प्रदेश में बालाघाट में। तो ये मैप आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैप के माध्यम से जब हम चीज़ों को समझते हैं तो हमें जल्दी याद हो जाता है। ठीक है। तो हम यहाँ तांबे को भी इसी साथ में देख लेते हैं। तो लिखा है तांबे का यूज कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में होता है ज़्यादा। तो लिखा है बिजली की मोटरें, ट्रांसफार्मर और जनरेटर्स आदि बनाने तथा विद्युत उपयोग के लिए तांबा एक अपरिहार्य धातु, मतलब बहुत अनिवार्य धातु है। यह एक जो है मिश्र धातु योग्य, आघातवर्ध और तन धातु है। आभूषणों को जो है सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए इसे स्वर्ण के साथ भी मिलाया जाता है। तांबा निक्षेप मुख्यतः झारखंड के सिंहभूम जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट अभी मैप पर दिखाया, और राजस्थान के झुंझुनू और अलवर जिले में पाए जाते हैं जो खेतड़ी की खाने हैं। तांबा के गौण उत्पादक क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, गुंटूर जिले का आपका अग्निकुंडला, ये क्वेश्चन आया हुआ था, याद रखना। ये गुंटूर जिले में आंध्र प्रदेश में है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग और हासन जिले में, और तमिलनाडु के दक्षिण जो है आरकाट जिले में भी ये पाया जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर। यहाँ सबसे क्वेश्चन आया हुआ है। जब आप घट्टा चक्र में क्वेश्चन देखेंगे जो है प्रीवियस ईयर के, तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के मिलेंगे। यहाँ लिखा है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज क्या होता है? जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। लिखा है भारत में उत्पादित अधात्विक खनिजों में अभ्रक महत्वपूर्ण है। और अभ्रक का उत्पन्न जो उपयोग कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में होता है। स्थानीय खपत के लिए उत्पन्न किए जा रहे अन्य खनिज चूना पत्थर, डोलोमाइट और फास्फेट है। तो हम इसमें अभ्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो अभ्रक का यूज कहाँ होता है? तो अभ्रक को माइका कहते हैं और अभ्रक का यूज इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। विद्युत क्षेत्रों में देखो यहाँ लिखा है अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। ठीक है। तो अभ्रक का यूज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में होता है। इसे हम माइका कहते हैं। इसे जो है पतली चादरों में
विकसित किया जा सकता है, जो काफ़ी सख्त और सुगन्य होती है। भारत में अभ्रक मुख्यतया झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में पाया जाता है। इसके पश्चात तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश आते हैं। झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक निचले हजारीबाग पठार में 150 किलोमीटर लंबी और 22 मीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। तो याद रखना, झारखंड में जो है इसकी बहुत उच्च गुणवत्ता का अभ्रक पाया जाता है, ठीक है। और कोडरमा को जो है अभ्रक की राजधानी भी कहते हैं झारखंड में। आगे लिखा है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार का अभ्रक उत्पादन किया जाता है। तो याद रखना, अभ्रक के उत्पादन में जो है आपका आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, जो है अभ्रक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश। राजस्थान में अभ्रक की पट्टी लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास विस्तृत है। कर्नाटक के मैसूर और हासन जिले जो है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर और जो है तिरुचिरापल्ली, मदुरई और कन्याकुमारी जिले, महाराष्ट्र के रत्नागिरी और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और बांकुरा जिले भी अभ्रक के प्रमुख निक्षेप हैं। तो इन सबको आपको याद करना पड़ेगा बहुत अच्छे से, जिससे अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। तो आपको एक नोट्स बना लेना है और सबको अलग अलग लिख लेना है, जिससे अगर क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना होने पाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन उसे कहते हैं जिस संसाधन से ऊर्जा की प्राप्ति हो, उसे हम कहते हैं ऊर्जा संसाधन। तो इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से आता है। तो लिखा है ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज ईंधन अनिवार्य है। ऊर्जा की आवश्यकता कृषि में होती है, उद्योगों में होती है, परिवहन में होती है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में होती है, घरेलू क्षेत्रों में होती है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन जो जीवाश्म ईंधन के रूप में जाने जाते हैं, परमाणु ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ये परंपरागत स्रोत जो है असंप्राय संसाधन, मतलब ये कभी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो मैप बनाया गया है, अब अभी मैंने इसको बताया तांबा और बॉक्साइट का, ठीक है। अब आते हैं कोयला। कोयला के बारे में बात करें तो कोयला एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है और कोयले से हमारे यहाँ वर्तमान में 60% बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है। तो कोयला का जो है सबसे बड़ा निक्षेप कहाँ पाया जाता है, तो आपका झारखंड में है। छोटा नागपुर का जो पठार है, ये भारत में सबसे बड़ा कोयले का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ लिखा है कोयला महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है, जिसका मुख्य उपयोग जो है ताप विद्युत उत्पादन और लौह अयस्क के परगलन के लिए किया जाता है। मतलब उसको लोहे को गलाने के लिए जो है हम कोयले का उपयोग करते हैं और विद्युत उत्पादन के लिए करते हैं, जिसे हम ताप विद्युत कहते हैं, ठीक है। याद रखना, जब कोयले से विद्युत उत्पादन होता है तो उसे हम ताप विद्युत कहते हैं। कोयला मुख्य रूप से 2 भूगर्भिक कालों की शैल समूह क्रमों में पाया जाता है, जिनके नाम है गोंडवाना और टर्सरी निक्षेप। तो याद रखना, 2 प्रकार चट्टानों में, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में और टर्सरी क्रम चट्टानों में ही कोयला पाया जाता है। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लिखा है भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनियस प्रकार का तथा गैर कोककारी श्रेणी का आता है। तो सबसे उच्च क्वालिटी का जो कोयला होता है वो बिटुमिनियस प्रकार का होता है। गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और में क्षेत्रों में अवस्थित है। तो याद रखना, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद लगभग कितना 98% कोयला पाया जाता है गोंडवाना क्रम चट्टानों में, जो भारत सबसे नवीन क्रम चट्टानें हैं। और टर्सरी क्रम चट्टानों में भी कोयला पाया जाता है लगभग 2%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ लिखा भी है, जो मैंने अभी बताया वही लिखा है यहाँ पे। तो लिखा है भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो दामोदर नदी निकलती है आपका जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो याद रखना, वो पूरा क्षेत्र कोयला भंडार से भरा हुआ है। ये झारखंड और बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है। तो दामोदर नदी जो है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है और वहीं पर सबसे अधिक कोयला जो है क्या है, स्थित है। आप इस मैप पे देख सकते हैं कि दामोदर नदी बहते हुए और जाके हुगली में ये मिलती है। तो इसकी जो पूरी पट्टी क्षेत्र है, वो जो इसका घाटी है, यहाँ पे कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है, लिखा है। और इस प्रदेश के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र रानीगंज। तो रानीगंज याद रखना कहाँ पे है, ये बंगाल में है कोयला क्षेत्र। झरिया बहुत फेमस है, कोयला का क्षेत्र है, ये आपका झारखंड में है। बोकारो, गिरिडीह है और करणपुर, ये सब झारखंड में कोयला क्षेत्र है, लेकिन रानीगंज याद रखना ये आपका पश्चिम बंगाल में है। झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसके बाद रानीगंज आता है। कोयले से समृद्ध अन्य नदी घाटियों में, तो गोदावरी में, महानदी में, सोन में भी घाटियों में कोयला पाया जाता है। ये बात याद रखना, ठीक है। आगे लिखा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र
मध्य प्रदेश में सिंगरौली कोयला क्षेत्र के कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी आते हैं। तो सिंगरौली का जो कोयला क्षेत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका कहाँ पर है? ये आपका मध्य प्रदेश में है और इसका विस्तार आपका सोनभद्र उत्तर प्रदेश के और मिर्जापुर में भी पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में तलचर और रामपुर, महाराष्ट्र में चांदावर्धा, कंपटी और बांदेर, तेलंगाना में सिंगरैनी और आंध्र प्रदेश में पांडुर। अब यहाँ एक चीज आपको याद रखना है कि तेलंगाना में सिंगरैनी है और मध्य प्रदेश में क्या है? मध्य प्रदेश में सिंगरौली है। यहाँ पर याद रखना सिंगरौली है और ये सिंगरैनी है, तो दोनों में थोड़ा शब्दों का अंतर है, तो मेल खा रहा है, इसलिए पूछा जा सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखना। एक तेलंगाना में है और एक मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है टर्सरी कोयला, तो एक तो गोंडवाना हो गया, आइए टर्सरी। तो टर्सरी कोयला क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड में पाया जाता है। या जो है दरानगिरी, चेरापूंजी, मेओलांग और लेंगिंग मेघालय में, माकुम, जयपुर उत्तरी असम में, नजीरा, नामचिक और नामफुक अरुणाचल प्रदेश में और कालाकोट जम्मू कश्मीर में जो है ये निष्कर्षित किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आया था कि कालाकोट कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो याद रखना ये आपका जम्मू कश्मीर में है। यहाँ भी टर्सरी कोयला पाया जाता है। इसके अतिरिक्त भूरा कोयला और लिग्नाइट तमिलनाडु के तटीय भागों में जो है कहाँ पे? पांडिचेरी, गुजरात और जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है। तो लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? ये तमिलनाडु में पाया जाता है, निवेली में, जो अभी आपको मैंने बताया था। अब हम लोग कोयला के क्षेत्र को मैप पे देख लेते हैं। तो यहाँ मैप बना हुआ है और कोयला क्षेत्र को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कोयला क्षेत्र के मैप को दिखाया गया था। देख रहे हैं निवेली है, ये लिग्नाइट का क्षेत्र है। सिंगरैली ये आपका जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना के क्षेत्र में है। कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है। तालचर उड़ीसा में है। रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। झरिया बोकारो झारखंड में है। सिंगरौली आपका मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश तक विस्तारित है। ये पूरा क्षेत्र कोयला भंडार से भरा हुआ है। इसी क्षेत्र को यहाँ पे दिखाया गया है। तो प्रमुख केंद्र है और ये प्रमुख क्षेत्र है। तो पूरा कोयला भंडार से भरा हुआ है और इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों का है। जबकि अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे आपका माकुम क्षेत्र है, डिगबोई क्षेत्र, ये पूरा पेट्रोलियम का उत्पादन भी क्षेत्र है और कोयला उत्पादन का क्षेत्र है। और अरुणाचल प्रदेश में भी कोयला पाया, जैसे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे अब पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम से कई चीज़ें प्राप्त होती हैं। पेट्रोलियम जो है याद रखना, पेट्रोलियम एक कच्चा माल है जिससे हम पेट्रोल भी प्राप्त होता है, डीजल भी प्राप्त होता है, मिट्टी तेल प्राप्त होता है, ग्रीस इससे बनता है, इससे कई चीज़ें बनती हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, तो लिखा है कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है तथा इसकी रासायनिक संरचना, रंगों और विशिष्ट घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। यह मोटर वाहनों, रेलवे तथा वायुयान के अंतर्दहन ईंधन के लिए ऊर्जा का एक अनिवार्य स्रोत होता है और इसके जो है अनेक सा उत्पादन होते हैं। तैयार रखना पेट्रोलियम से क्या क्या उत्पादन होता है, मैंने बताया अभी। पेट्रो रसायन उद्योग में जैसे कि उर्वरक किससे बनता है? कृत्रिम रबड़ बनता है, कृत्रिम रेशा बनता है, दवाइयाँ बनती हैं, वैसलीन बनता है इसी से। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें हम तो इसे स्नेहको बनते हैं, मोम बनता है, साबुन बनता है और अन्य सौंदर्य सामग्री भी इसी से बनती है। बात याद रखना। क्या आप जानते हैं अपनी दुर्बलता और विविध उपयोगों के लिए पेट्रोलियम को तरल सोना भी कहा जाता है? याद रखना, इसे द्रव या तरल सोना भी कहते हैं। किसको? पेट्रोलियम को कहते हैं, या काला सोना भी इसको कहा जाता है। काला सोना पेट्रोलियम को भी कहते हैं और काला सोना कोयले को भी कहते हैं। अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्सरी युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है। तो अगर पूछा जाए जो कच्चा पेट्रोलियम होता है उसे हम अपरिष्कृत कहते हैं, तो कच्चा पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? टर्सरी युग की चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी शैलों में। यही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, लिखा है कि व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण मतलब खोज और उत्पादन 1956 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। तब तक असम में डिगबोई, तो याद रखना डिगबोई क्षेत्र किसके लिए फेमस है? असम में पेट्रोलियम उत्पादन के लिए एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था पहले शुरू में। 1956 के बाद परिदृश्य बदल गया और हाल ही में के वर्षों में देश के दूरतम पश्चिमी और पूर्वी तटों पर तेल के निक्षेप पाए जाते हैं। याद रखना भारत में तेल के बहुत बड़े क्षेत्र पाए गए और सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन अगर वर्तमान में कहीं हो रहा है तो वो राजस्थान में हो रहा है। आगे लिखा है असम में कौन कौन से क्षेत्र है जो पेट्रोलियम उत्पादन है? तो असम में डिगबोई है, नाहरकटिया है, मोरान है, ये महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। आप जाके इसको क्वेश्चन में देखना, ये सारे क्वेश्चन आपके पीसीएस एग्जामों में और आईएएस एग्जामों में पूछे जा चुके हैं कि डिगबोई कहाँ है, नाहरकटिया कहाँ है, मोरान क्षेत्र कहाँ है।
गुजरात में पेट्रोलियम के उत्पादन प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो अंकलेश्वर है, कलोल है, कलोल बहुत बार पूछा चुका है, मेहसाना है, जो है नवागांव है, कोसाबा है, लुनेज क्षेत्र बहुत फेमस है। ये सब कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। ये सब पेट्रोलियम उत्पादन के क्षेत्र हैं। मुंबई हाई जो मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर अब तटीय क्षेत्र में पड़ता है, मतलब ये अरब सागर में पड़ता है मुंबई हाई, और यहाँ भी पेट्रोलियम का उत्पादन काफ़ी किया जाता है। आप ये देख सकते हैं मुंबई हाई का लोकेशन आपको यहाँ दिखाया गया है। ये अरब सागर में अब तटीय क्षेत्र में है, और यहाँ पर जो है मुंबई नगर से 160 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। ठीक है, आगे लिखा है 1973 में खोजा गया था क्या? मुंबई हाई को, और यहाँ 1976 में उत्पादन प्रारंभ हो गया। तेल और प्राकृतिक गैस को पूर्वी तट पर कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के बेसिनों में अन्वेषण मतलब खोज के द्वारा कुएं का पता लगाया गया है। तो पेट्रोलियम के जो कुएं होते हैं उन्हें हम कूप कहते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, तो अब केजी बेसिन में और गोदावरी बेसिन में भी जो है, ये कावेरी बेसिन में भी अब पेट्रोलियम के भंडार पाए गए हैं। लेकिन सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में, ये बात याद रखना। ठीक है, सबसे अधिक भंडार तो आपका असम में है, लेकिन उत्पादन वर्तमान में राजस्थान में हो रहा है। कूपों मतलब होता कुओं, कूपों से निकाला गया तेल अपरिष्कृत मतलब अशुद्ध होता है, इसे हम अशुद्ध कहते हैं, तथा अनेक अशुद्धियों से परिपूर्ण होता है। इसे सीधे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, इसे शोधित किए जाने की आवश्यकता होती है। भारत में 2 प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं। तो आपके जैसे बिहार में बरौनी है, मथुरा है, ये सब क्या है? ये रिफाइनरियां हैं जहां तेल को हम शुद्ध करते हैं। क्षेत्र आधारित और बाजार आधारित। तो जो रिफाइनरी स्थापित की जाती है, एक जहां पेट्रोलियम उत्पादन होता है वहां लगाए जाते हैं, एक जहां बाजार होता है वहां लगाए जाते हैं। डिगबोई तेल शोधन कारखाना रिफाइनरी क्षेत्र आधारित है, और बरौनी कहाँ पर है? बरौनी बिहार में है। तो ये बाजार आधारित तेल शोधन कारखाने के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर बिहार में पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं होता है, अब तब खोजा जाने लगा है, लेकिन उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र नहीं है यहाँ। लेकिन बरौनी में जो है उसकी रिफाइनरी है, इसका मतलब वो किसके नज़दीक है? बाजार के नज़दीक है। ठीक है, अब पेट्रोलियम के क्षेत्र को भी अगर हम मैप पे देखें, तो यहाँ मैप पे हम पेट्रोलियम के क्षेत्र को आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपका जो है बसीन क्षेत्र हो गया, मुंबई हाई का क्षेत्र अरब सागर में है। यहाँ पे कलोल हो गया, और आपका जो है अंकेश्वर हो गया, हजीरा हो गया, ये पूरा क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नहर कटिया, डिगबोई और माकूम क्षेत्र है जो पेट्रोलियम उत्पादन का क्षेत्र है। और इसके अलावा राजस्थान में भी पेट्रोलियम उत्पादन होता है। पेट्रोलियम उत्पादन में राजस्थान अब वर्तमान में नंबर 1 पर हो गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्राकृतिक गैस। याद रखना, जहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है वहीं पे प्राकृतिक गैस भी पाया जाता है। तो लिखा है प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडार के साथ पाई जाती है, और अब कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है तो यह मुक्त हो जाती है। तो याद रखना, पेट्रोलियम के साथ ही प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। इसका उपयोग औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग बिजली क्षेत्र में ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए, उद्योगों में जो है हीटिंग के उद्देश्य से, रासायनिक और पेट्रोकेमिकल और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। गैस के बुनियादी ढांचे में विस्तार और स्थानीय शहर गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार के साथ प्राकृतिक गैस पसंदीदा परिवहन ईंधन जो है सीएनजी, और घरों में खाना बनाने के ईंधन के रूप में पीएनजी के रूप में इसको हम उपयोग करते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं पेट्रोलियम के उत्पादन क्षेत्र या प्राकृतिक गैस के उत्पादन के क्षेत्र कौन कौन से हैं अभी बताते हैं। उससे पहले यहाँ लिखा है भारत के प्रमुख गैस भंडार मुंबई हाई और अन्य संबंध पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, जिसको खंभात बेसिन में पाए जाने वाले क्षेत्र जो है संपूरित करते हैं। पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज अभी हाल में ही की गई है। ठीक है, तो इसको अगर हम मैप पे देखें तो याद रखना, ये आपका केजी बेसिन का क्षेत्र ये है, पहले आप इसको देख लीजिएगा, ये आपका केजी बेसिन का क्षेत्र है। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर पेट्रोलियम निकाला जाता है और इसको पाइपलाइन के माध्यम से जो है दिल्ली और हरियाणा और उत्तर प्रदेश पहुँचाया जाता है। तो आप देख सकते हैं हजीरा से पेट्रोलियम की जो पाइप चलती है, एक आती है जगदीशपुर और एक जाती है सोनीपत तक। तो ये गैस पाइपलाइन है, और यहीं से जो है परिवहन किया जाता है गैसों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत उसे कहते हैं जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता है और इसका हम जो है पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखा है आगे, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और नाभिकीय ऊर्जा जैसे जीवाश्म ईंधन के स्रोत
असांप्रदायिक कच्चे माल का प्रयोग करते हैं, मतलब यह कुछ दिन में समाप्त हो जाएंगे। सतत पोषणीय ऊर्जा के स्रोत के ही नवीकरणीय योग्य स्रोत होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, भूतापीय और जैव भार, जिसे हम बायोमास कहते हैं, जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। यह ऊर्जा स्रोत अधिक समान रूप से वितरित तथा पर्यावरण अनुकूल होते हैं, मतलब पर्यावरण के क्या होते हैं, अनुकूल भी हैं। अपरंपरागत स्रोत अधिक आरंभिक लागत के बावजूद अधिक टिकाऊ, पारिस्थितिकी अनुकूल और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। और आज भारत का सबसे अधिक ध्यान किस पर है, तो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत पर। और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत को ही अक्षय ऊर्जा कहते हैं, ऐसे हम नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम हैं, याद रखिएगा। पहला है नाभिकीय ऊर्जा। तो हाल ही में के वर्षों में नाभिकीय ऊर्जा एक जो है व्यवहार स्रोत के रूप में उभरा हुआ है। ध्यान रखना, भारत में कौन कौन से नाभिकीय ऊर्जा के केंद्र हैं, इनको जो है पहले इस मैप पे देख करके याद कर लीजिएगा। भारत में जो है आप देख सकते हैं, जैसे कर्नाटक में कैगा है, उत्तर प्रदेश में नरौरा है, ठीक है, और आप देख सकते हैं काकरापारा गुजरात में है, तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो पूरा जो है आपको देख सकते हैं, पूरे मैप पे मैंने बता दिया है, इसको फिर देख लीजिएगा कहाँ कहाँ नाभिकीय ऊर्जा की भट्टियां लगी हुई हैं, जहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। आगे लिखा है नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज कौन होते हैं, तो यूरेनियम और थोरियम। तो यूरेनियम और थोरियम से ही नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ शैलों में पाए जाते हैं। याद रखना, यूरेनियम कहाँ पाए जाते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क, सिंहभूमि, तांबा पट्टी के साथ अनेक स्थानों पर मिलते हैं। तो सिंहभूमि कहाँ पर है, ये झारखंड में है, जहाँ पर कोयला, ये क्या कहते हैं, कोयला के साथ साथ यूरेनियम का भी उत्पादन होता है, और यूरेनियम से ही परमाणु भट्टी चलती है। यह राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू जिले और मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले, महाराष्ट्र के भंडारा जिले और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी पाया जाता है। थोरियम कहाँ पाया जाता है, ये आपको पाया जाता है केरल के मोनाजाइट बालू में। तो थोरियम मुख्यतया केरल के तटीय क्षेत्र की पुलिन बीच की बालू में मोनाजाइट और जो है इलेमाइट के से प्राप्त किया जाता है। विश्व के सबसे समृद्ध मोनाजाइट निक्षेप केरल के पाला कंकड़ और कोलाम जिले, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, उड़ीसा में महानदी के नदी डेल्टा में भी पाए जाते हैं थोरियम। तो थोरियम और यूरेनियम से ही क्या बनता है, जो है विद्युत का उत्पादन होता है, नाभिकीय ऊर्जा। जो आपने मैप देखा, अब देखो यहाँ लिखा है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। इस दिशा में प्रगति 1954 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना के बाद हुई। तो ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना, संस्थान की स्थापना महाराष्ट्र में की गई, मुंबई में, जिसे बाद में 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में नामित किया गया। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है, ये मुंबई में है। पहले इसका नाम ट्राम्बे जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र था। महत्वपूर्ण नाभिकीय जो ऊर्जा परियोजनाएं कहाँ कहाँ पर हैं, तो आप इस मैप के माध्यम से दोबारा आप मैप को माध्यम से देख सकते हैं। अब यहाँ मैप भी लगा हुआ है और साथ में यहाँ लिखा भी है, तारापुर महाराष्ट्र है, कोटा के पास रावत भाटा राजस्थान में आप मैप देख सकते हैं, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटक में है, काकरापारा गुजरात में है। तो पूरे क्षेत्र को मैंने यहाँ मैप पे दे दिया, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है जो आपका सौर ऊर्जा। तो भारत जो है उष्ण कटिबंध है और शीतोष्ण कटिबंध पड़ता है। तो भारत में 300 दिन तक सूर्य निकलता है। तो हमारे यहाँ सौर ऊर्जा का सबसे बड़ी संभावना है, और आजकल सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए तरह तरह की योजनाएं सरकार चालू कर रही है। तो लिखा है फोटोवोल्टिक सेलों में जो है विशासित सूर्य के किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो ये ऊर्जा कभी समाप्त तो नहीं होने वाली ऊर्जा भी है, ठीक है। लिखा है कि सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए जिन 2 प्रक्रमों को बहुत ही प्रभावी माना जाता है, वो है फोटोवोल्टिक और सौर तापीय प्रौद्योगिकी। क्या रखना, जो सौर ऊर्जा है वो फोटोवोल्टिक द्वारा और जो है सौर तापीय प्रौद्योगिकी के द्वारा ही उत्पादन की जाती है। आगे लिखा है अन्य सभी अनवकरीय ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा सौर तापीय प्रौद्योगिकी अधिक लाभप्रद होती है। यह लागत प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल और निर्माण में आसान है। सौर ऊर्जा कोयला और तेल आधारित संयंत्रों की अपेक्षा 7% अधिक और नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी है। कौन, सौर ऊर्जा। यह सामान्यतः हीटरों, फसल सूक्ष्मकों, क्रॉप जो है ड्राइनर में, कुकर्स में
आदि जैसे उपकरणों में अधिक प्रयोग की जाती है। भारत के पश्चिमी भागों गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावनाएं मौजूद है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र क्या है, ये आपका कच्छ का रण है और आपका राजस्थान का थार मरुस्थल है, जहाँ पर जो है सौर ऊर्जा के काफ़ी संभावनाएं बनी होती हैं। अब हम बात करेंगे आपका पवन ऊर्जा। तो लिखा है पवन ऊर्जा पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असंप्रदाय स्रोत होते हैं, जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्रवाहित पवन से ऊर्जा को परिवर्तित करने की अभियांत्रिकी बिल्कुल सरल है। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो पवन जो चक्कियाँ चलती हैं, आप मैप दे सकते हैं कि जो पवन चक्कियाँ चलती हैं, इन्हीं से जो है विद्युत का उत्पादन होता है। सन्मार्गी पवनें मतलब जो पवनें होती हैं, और पछुआ पवनें, जैसे सन्मार्गी पवन मतलब होता है व्यापारी पवनें, और पछुआ पवनें जैसे अस्थायी पवनें, पवन प्रणालियाँ और मानसून पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा स्थानीय पवनों, स्थानीय जलीय पवनों को भी विद्युत पैदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारे यहाँ व्यापारिक पवनें चलती हैं, पछुआ पवनें चलती हैं, मानसूनी पवनें चलती हैं, पर्वतीय पवनें चलती हैं, घाटी पवनें चलती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सागरीय पवनें चलती हैं, स्थलीय पवनें चलती हैं, जिनसे व्यापक पैमाने पर जो है विद्युत का उत्पादन पवन के रूप में किया जा सकता है। भारत ने पहले ही पवन ऊर्जा का उत्पादन आरंभ कर दिया है। पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराती हैं। तो याद रखना, महाराष्ट्र गुजरात में तो लू चलता है, और जो आपका जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे हवाएं चलती हैं। हवाएं जो है सागर से कभी तट की, कभी तट से सागर की ओर, तो ये इन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के जो है चक्कियाँ लगाई जाती हैं। अब आते हैं ज्वारीय और तरंग ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा से विद्युत उत्पादन होता है। जब तरंगे आती हैं समुद्र की, तो उनसे टरबाइन चलती है, और उससे जो है, या फिर ज्वार भाटा आता है, तो उससे भी जो है क्या होती है, विद्युत उत्पादन होता है। ये भी एक नवीकरणीय स्रोत होता है। लिखा है महासागरीय धाराएं ऊर्जा का असीमित भंडार गृह हैं। 17वीं 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही अविरल ज्वारीय तरंगों और महासागरीय धाराओं से अधिक ऊर्जा तंत्र बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। भारत के पश्चिमी तट पर बृहद ज्वारीय तरंगे उत्पन्न होती है। तो जो खंभात की खाड़ी है, वहाँ पर ज्वार भाटा अधिक आता है, तो ज्वारीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो उससे भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है। लिखा है आगे, यदि भारत के पास तटों के साथ ज्वारीय ऊर्जा विकसित करने की व्यापक संभावना है, क्योंकि हमारे पास तट बहुत बड़े हैं, तो हमारे यहाँ ज्वारीय उत्पादन ज़्यादा हो सकता है, परंतु अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है। मतलब अभी हम इस पे ज़्यादा काम नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत ही महंगी जो है ये पद्धति है। ये आपका रिफाइनरी है, तेल शोधन रिफाइनरी। मैंने बताया था 2 जगह होती हैं, एक मार्केट के नज़दीक और एक उत्पादन के नज़दीक। आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं नागपट्टिनम है, चेन्नई है, कोच्चि है, मंगलुरु है, मुंबई है, जामनगर है, कोयली है, आपका विशाखापट्टनम, तातीपाका है, और पारादीप। ये सब जो है बंदरगाहों मतलब तटीय क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, जिससे यहाँ विदेशों से पेट्रोल लाया जाए तो इसको ला करके यहीं रिफाइन कर लिया जाए और पाइपलाइन के माध्यम से देश के आंतरिक क्षेत्रों में पहुँचा दिया जाए। लेकिन जैसे कुछ मार्केट नज़दीक हैं, जैसे आपका भटिंडा, पानीपत, मथुरा, बीना, बरौनी, ये मार्केट पे अंतर्गत है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, तो यहाँ बनाए गए हैं। और आपका ये पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्रों के अंतर्गत है, जैसे डिगबोई, नुमानीगढ़। तो वहाँ पर जहाँ क्षेत्र हैं, वहाँ पे रिफाइनरी लगा दी गई हैं। ठीक है, आगे लिखा है भू ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा याद रखना, भूमि के नीचे तापमान अधिक होता है, तो कभी कभी ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण तापमान अधिक होता है, तो वहाँ पर भूतापीय ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। वहाँ का पानी गर्म हो जाता है, जिसे हम गीजर कहते हैं, और वहीं से झरने गर्म हो जाते हैं, और वहीं से जो है विद्युत का उत्पादन होता है। तो लिखा है, जब पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा निमुक्त कर होती है। इस ताप ऊर्जा को सफलतापूर्वक काम में लाया जा सकता है और इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अलावा गीजर कूपों से निकलने वाले गर्म पानी से ताप ऊर्जा पैदा की जाती है। इसे लोकप्रिय रूप से भूतापीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। इस ऊर्जा को अब तक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में माना जाता रहा है। इसे एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में विकसित किया जा सकता है। आगे लिखा है, मध्यकाल से ही गर्म स्रोतों, झरनों और गीजरों का उपयोग होता रहा है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में अधिकृत रूप से किया जा चुका। तो याद रखना, ये मणिकर्ण एक स्थान है, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, जहाँ भूतापीय ऊर्जा का उपयोग होता है, वहाँ उत्पादन किया जाता है। लिखा है, भूमिगत ताप के उपयोग का पहला सफल प्रयास 1890 में बोयजे शहर
इडाको यूएसए में हुआ था, जहां आसपास के भवनों को ताप देने के लिए गर्म जल के पाइपों का जाल तंत्र नेटवर्क बनाया गया था। यह संयंत्र अभी भी काम कर रहा है। तो भू ताप का उपयोग भवनों गर्म करने के लिए भी अमेरिका में किया गया था। यहाँ लिखा है जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा उसे कहते हैं जो, याद रखना, जो आपके ये अपशिष्ट होते हैं या जो क्या कहते हैं कचरा होता है, या जो आपके फसलें होती हैं, जो उनके जो क्या कहते हैं अवशिष्ट होते हैं, उनसे बनता है जैव ऊर्जा। तो लिखा है जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जिसे जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है, जिसमें कृषि अवशेष, अभी मैंने बताया, नगर पालिका, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट शामिल होते हैं। जैव ऊर्जा ऊर्जा परिवर्तन का एक संभावित स्रोत है। इसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा अथवा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। यह अपशिष्ट और कूड़ा कचरा परिक्रमित करेगा और ऊर्जा भी पैदा करेगा, मतलब उसको जो है खत्म भी करेगा और साथ में ऊर्जा भी पैदा करता है। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को भी बेहतर बनाएगा और पर्यावरण प्रदूषण भी क्या करेगा, घटा देगा। ठीक है, आगे लिखा है जो है उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा और जलाऊ लकड़ी पर दबाव कम करेगा। नगरपालिका कचरे को ऊर्जा में बदलने वाली ऐसी ही एक परियोजना नई दिल्ली की ओखला में चल रही है। ठीक है, अब लिखा है खनिज संसाधनों का संरक्षण। तो लिखा है सतत पोषणीय विकास, मतलब सतत विकास तरीके से अगर हम खनिजों का सही तरीके से उपयोग करें तो इसका हम उपयोग बहुत दिनों तक कर सकते हैं। एक चुनौती की तरह आर्थिक विकास की राह का पर्यावरणीय मुद्दों से समन्वय आवश्यक है। संसाधन उपयोग के परंपरागत तरीकों के परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में अपशिष्ट के साथ साथ अन्य पर्यावरणीय समस्याएं भी पैदा होती हैं। अतएव सतत पोषणीय विकास मतलब सतत विकास भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण का आह्वान करती है। इसका मतलब यह होता है, सतत विकास ये कहता है कि संसाधनों का इतना मतलब कि सही तरीके से उपयोग करो कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए और आने वाली पीढ़ी के लिए जो है ये संसाधन संरक्षित भी रह सके। संसाधनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग, भूतापीय आदि ऊर्जा के असंप्राय स्रोत होते हैं, इन्हें हम समाप्त नहीं किया जा सकता है। धात्विक खनिजों के मामले में जो है छाजन धातु का उपयोग धातुओं का पुनर्चक्रण संभव करेगा। ठीक है, तांबा, सीसा जैसे धातुओं में जिनमें भारत के भंडार अपर्याप्त हैं, छाजन क्रेप्स का प्रयोग कर विशेष रूप से सार्थक, मतलब उसे सही तरीके से अगर उपयोग किया जाए तो उसका हम उपयोग सही तरीके से अगर करें भंडार में तो हम बहुत दिनों तक चला सकते हैं। अल्पयुक्त धातुओं के लिए प्रतिस्थापनों का उपयोग भी उनकी खपत को घटा सकता है। सामरिक और अत्यल्प खनिजों के निर्यात को भी घटाना चाहिए ताकि वर्तमान आरक्षित भंडारों का लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट चीज था मैंने बता दिया, मैप के थ्रू बता दिया है। कहीं कोई डाउट होगा जरूर पूछेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो असम में है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो पहला कहाँ किया गया था? तारापुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं अभ्रक को। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत होता है? तो अनवीकरणीय स्रोत का मतलब क्या हो गया? जिसको हम नवीकरणीय नहीं कर सकते हैं, तो आपका कौन सा हो गया? वो हो गया आपका ताप हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना, ताप मतलब यहाँ होगा कोयला। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो मैंने बता दिया। आगे इससे सारे क्वेश्चन मैं अलग से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे एनसीईआरटी क्लास आप सारी पढ़ सके और जब एग्जाम आए तो आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए और आपका बेसिक काफ़ी मजबूत हो जाए। ओके, थैंक यू।